प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आरटी एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू। तो सर आइए हम इन एमसीक्यू को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने अपने डिटेल लेक्चर में भी आरटी एक्ट पे बात की है, तो आप पहले स्वयं से प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है, आप वीडियो को पॉज करके। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं आज के प्रश्न संख्या 31, क्यों तो 1 से 30 तक के प्रश्न हम इसके प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिएगा साहब, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इनमें से यह सही नहीं है पूछ रहा है, यानी कि बाकी सही होंगे, कोई एक गलत होगा। तो पहला है, जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना है। बी ऑप्शन है, सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, प्राथमिक शिक्षा की पूर्ति से पहले बच्चे को बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण होने की अपेक्षा करनी है। और ऑप्शन डी है, उचित आयु वर्ग में बच्चे को प्रवेश दिलाना है। तो कौन सा सही नहीं है? तो सर देखिए, जन्म और स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना है, यानी कि प्रवेश से इनकार नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। कहीं पर अगर लिखने में त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, टाइपिंग मिस्टेक के लिए। दूसरा, सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा की पूर्ति से पहले बच्चे को बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण होने की अपेक्षा करनी है, ये गलत है। उचित आयु वर्ग में बच्चे को प्रवेश दिलाना है, ये सही है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई बच्चा योग्य है, वो 9 साल का है जैसे, तो आप उसको कक्षा 1 में नहीं बैठाएंगे। यदि योग्य है तो आप उसको डायरेक्ट कक्षा 4 में एडमिशन दे सकते हैं। मैंने डिटेल लेक्चर में इसको बताया था। तो यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जिनको हम CWSN बच्चे कहते हैं, को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? पहला, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। बी ऑप्शन है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। सी ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और ऑप्शन डी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो सर इस प्रश्न का सही उत्तर आप क्या टिक करेंगे? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, समावेशी शिक्षा पर बात की थी आरटी एक्ट 2009 ने। नेक्स्ट देखिएगा साहब, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध किससे है? तो यहाँ पे क्या है, देखिए, बोर्ड परीक्षा से, डिटेशन पॉलिसी से, नो डिटेशन पॉलिसी से, उक्त सभी। तो डिटेशन पॉलिसी से है। ठीक है, कि वही बात है कि बच्चों को हम क्या कहते हैं, 1 से 8 तक फेल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से है, देखिएगा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी? तो अनुच्छेद 350 को, यानी कि आर्टिकल 350A या धारा 10, धारा 21, धारा 19। यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर है, इसको हमें अनुच्छेद कर देना चाहिए था धारा की जगह पर। तो ध्यान दीजिएगा साहब, ये है 350A में प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, यह प्रावधान है। फिर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हम आपसे बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब काफी इंपॉर्टेंट है कि आरटी की किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए धारा 11 है, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर सी धारा 12 और ऑप्शन नंबर डी धारा 13 है। तो मैंने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए आरटी एक्ट की धारा से मेन क्वेश्चन उठा करके लाएंगे। तो यहाँ पे आप सही ऑप्शन को टिक करिए। तो धारा 10 में क्या है, 11 में क्या है, 12 में क्या है और 13 में क्या है, ये आपको सब पता होने चाहिए। तो देखिए,
यहां पर प्रश्न का सही उत्तर है धारा 11 है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अपने डिटेल वीडियो लेक्चर में जो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है उसमें कहा था कि धारा 11 में क्या था कि समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। और इसमें क्या आता है हम आपको बता दें, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी आती है 3 वर्ष से 6 वर्ष, इनकी विद्यालय से पूर्व की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था की इसमें क्या कही गई है, बात कही गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद से। और जो डिटेशन पॉलिसी था वो भी धारा क्या कहते हैं 16 के अंतर्गत आता है उसमें, आरटी एक्ट की। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं साहब। आरटी की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला है 50:50, ऑप्शन बी है 65:30, ऑप्शन डी सी है 70:30 और ऑप्शन डी है साहब 60:40। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है 60:40। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। आरटी 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना, और ऑप्शन बी है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं, और ऑप्शन सी है आरटी न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है, और ऑप्शन डी है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। तो इसमें देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, और एक से अधिक आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिएगा साहब, विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना, क्या यह सही है? यह सही नहीं है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसा कहा था आरटी एक्ट ने? नहीं, ऐसी बात भी नहीं कही थी। कहीं ना कहीं धारा 29 में भी ये यहाँ पर भी इसका बात की गई है, धारा 50A में भी है भारतीय संविधान में। आरटी न्याय योग्य व वाद्य योग्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मतलब ये तो सही है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। ठीक है, मतलब न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला और दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए केवल ए व बी, केवल ए एवं डी, केवल ए सी एवं डी, उक्त सभी। तो ए और बी पहला इसमें क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आरटी की धारा 21 में साधारण सभा की 2 बैठकों में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? देखिए पहले तो यहाँ पे मैं बता दूं, हमने आपको बताया था आरटी एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का गठन की बात की गई है। एसएमसी मींस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी साहब, जिसको हम विद्यालय प्रबंधन समिति कहते हैं। और विद्यालय प्रबंधन समिति में मैं आपको बात बताऊं, इसकी 2 सभाएं होती हैं, एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी सभा। ठीक है, इसकी कार्यकारिणी सभा में तो यह है कि आपको प्रत्येक माह की प्रथम शनिवार को इसकी बैठक होनी चाहिए। किसमें? कार्यकारिणी सभा में कह रहा हूं, प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को कार्यकारिणी सभा की बैठक होनी चाहिए। और दूसरा जो होता है साधारण सभा की बैठक में, साधारण सभा की बैठक में ऐसा होता है कि जो इसमें आम जनों की बैठक होती है, इसमें जुलाई से मार्च तक कम से कम 3 बैठकें हो जानी चाहिए। ठीक है, जो यानी कि जुलाई से मार्च तक अगर आप देखें तो लगभग 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने में 3 बैठक, यानी कि प्रत्येक 3 माह में 1 बैठक कम से कम होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम जो अंतर कितना हो सकता है साधारण सभा में, तो अधिकतम मैक्सिमम 6 माह हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अब देखिएगा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? तो पहला है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, दूसरा है आपदा राहत कार्य में, तीसरा है चुनाव संबंधी कार्य में, और चौथा है पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न के सही उत्तर की बात करते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम में, बाकी में टीचर्स की ड्यूटी लगती है। ठीक है, आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, यानी कि आरटी एक्ट 2009 के बाद जो क्लासरूम है, कक्षा कक्ष, पहला आयु के अनुसार अधिक समजाती है, ऑप्शन बी आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, ऑप्शन सी अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता,
और ऑप्शन डी है जेंडर के अनुसार अधिक समजाती है। तो सर इस प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही आंसर है साहब ऑप्शन नंबर ए, आयु के अनुसार अधिक समजाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये या तो किसी भी स्टेट के टेट टीईटी परीक्षा में पूछे गए हैं, या सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं, तो या किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं अलग अलग राज्यों से। ठीक है, तो हर एक प्रश्न अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है सर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला है दंडात्मक कार्य से बनने के लिए अपने बच्चों को विद्या से बचने के लिए होना चाहिए। यहाँ पर दंडात्मक कार्य से बचने के लिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। और ऑप्शन डी, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो यहाँ पर साहब प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उचित सरकार। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू होता है। पहला, संपूर्ण भारत के लिए केवल केरल राज्य को छोड़कर। ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत राष्ट्र पर। ऑप्शन सी, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन डी, संपूर्ण भारत पर केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर। तो वर्तमान की अपेक्षा में अब आपको पता है कि ये होगा संपूर्ण भारत पर होगा, और जम्मू कश्मीर पर भी अब ये स्वतः ही लागू हो गए हैं, यानी कि अब पूरे संपूर्ण भारत पर वर्तमान में इसका आंसर है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, आरटी 2009 में बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है? देखिए, अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है, प्रति व्यक्ति शुल्क कहलाती है, विहिप। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आरटी एक्ट के तहत विद्यालय में आपको प्रवेश परीक्षा आप नहीं ले सकते हैं, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। ठीक है, प्रवेश देते समय अब इसको लिया जाने का नहीं है, लेकिन प्रवेश के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सी, उसका जो नाम है वो जनरली नाम है अनुवीक्षण प्रक्रिया। लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है, जहां से हमने बुक से इसको लिया है और एग्जाम में पूछा गया विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली विशेष परिस्थितियों में ही प्रवेश परीक्षा ली जाती है, तो उसको अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आरटी 2009 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस श्रेणी में आते हैं? पहला है असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक। ऑप्शन बी है दुर्बल ऑब्लिक कमजोर वर्ग के बालक। ऑप्शन सी है विशेष श्रेणी के बालक। और ऑप्शन डी है सर उपरोक्त सभी। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस में आ जाएंगे? इस प्रश्न का सही आंसर है साहब दुर्बल ऑब्लिक कमजोर वर्ग के बालक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए ऑप्शन ए है विशेष शिक्षा, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी समेकित शिक्षा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बच्चों के लिए जो कहा गया है, देखिए यहाँ पर आरटी एक्ट के तहत नहीं है, आपने वर्तमान में जो कहा गया है उसको हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा वर्तमान में। ठीक है, फिर है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो ऑप्शन ए है साहब 30 घंटे, ऑप्शन बी है 42 घंटे, ऑप्शन सी है 45 घंटे, और ऑप्शन डी है 50 घंटे। तो यहां पर जो प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे। हमने अपने डिटेल वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल से वहां पे बताया है, आप उनको जरूर देखिएगा जिन्होंने नोट्स नहीं देखे हैं, कि प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक कितने स्टूडेंट्स पर कितने टीचर होंगे, 6 से 8वीं तक कितने टीचर्स पे कितने स्टूडेंट होंगे, और टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें फिर से आपके रिवीजन के लिए, आप जरूर नोट्स को रिवाइज करिए।
जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक था वहां पर टीचर रेशियो 1:30 है, ध्यान दीजिएगा। और आरटी एक्ट 2009 में प्राथमिक शिक्षा पहली से 5वीं कक्षा तक टीचर रेशियो 1:30 मीन्स 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर, ये कहने का मतलब है शिक्षक और छात्र अनुपात हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ही कक्षा 6 से 8वीं तक ये 1:35 है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत करें, इनको अच्छे से क्लियर करें। और वहां पे हमने आपको ये भी बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो पहली से जो 5वीं तक में होता है वहां पर अगर 60 तक अगर स्टूडेंट हो तो 2 टीचर होंगे, 61 से 90 तक के बीच में या चाहे 61 हो चाहे 89 हो कितने भी स्टूडेंट्स होंगे तो 3 टीचर होंगे, 91 से 120 तक अगर स्टूडेंट्स हैं, बालक यानी कि छात्र छात्राएं हैं तो 4 टीचर होंगे, 4 टीचर होंगे। 121 से 200 तक अगर बालक हैं तो 5 टीचर होंगे, और 150 बालकों से अगर अधिक होंगे, 121 से 200 तक अगर बच्चे हैं पूरे तो टीचर 5 ही हैं। लेकिन 150 से अगर अधिक अगर स्टूडेंट्स होंगे तो 5 शिक्षक तो होंगे, उसके साथ एक हेडमास्टर भी होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है प्राथमिक में ही, अब ध्यान से सुनिए, अगर 200 बालकों से अधिक हो जाएं तो फिर प्राथमिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है 1:30 न होकर के 1:40 होता है। इसलिए आप कंफ्यूज ना करें। यदि आपसे जनरली पूछा जाए प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है तो 1:30 सही आंसर होगा। अगर वो कहता है प्राथमिक शिक्षा में यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो तो शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा, तो वो 1:40 हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो इसको आप समझिए। 6ठी से 8वीं तक 1:35 का रेशियो है आरटी एक्ट के अनुसार। तो इनको आप नोट्स को जरूर रिवाइज करिए बार बार, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर 2 रेशियो हो सकते हैं, 1:30 और 1:40। 1:30 कब तक है, जब छात्र संख्या 200 से कम है। 200 से अधिक है तो 1:40 होंगे। और टीचर्स का भी मैंने आपको समझाया है, आप डिटेल लेक्चर्स को जरूर देखें साहब। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति और 14 से 18 आयु के बच्चे। तो इसका साहब यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। देखिए जिस प्रश्न की अभी हम बात कर रहे थे वो प्रश्न यहाँ पे आ भी गया है। तो प्राथमिक आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, तो आप क्या टिक करेंगे, 1:30 टिक करेंगे या 1:40 टिक करेंगे, तो आप टिक करेंगे साहब 1:30 को। यदि यहीं पर ऐसा लिखा होता है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार यदि विद्यालय में छात्र संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा, तब 1:40 आंसर इसका होता, ठीक है। अब है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको हम डीपीईपी के नाम से जानते हैं, किस वर्ष लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1990, 1993, 1998 या 1994। तो सर प्रश्न का सही उत्तर है 1994। नेक्स्ट, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो पहला, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। ऑप्शन सी, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। ऑप्शन डी, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। तो किस पे ध्यान नहीं दिया गया है साहब, ऑप्शन बी, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 6 से 14 वर्ष यह है सामान्य बालकों के लिए, और जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष की बात इसमें है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जनरली 14 वर्ष तक ही है सामान्य बालकों के लिए। अब है आरटी 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो ये प्रश्न जो है आप सभी को इसका आंसर पता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है, बार बार रिपीट भी हुआ है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आरटी 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीईआरटी, एमएचआरडी, सीबीएसई,
SIRT SCRT, देखो राज्य कह रहा है तो आप देख के ही बता सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी है SIERT और SCRT। SCRT तो आपने सुना ही होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और इसका हो यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और SIRT होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसमें इंस्टीट्यूट आ जाता है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिएगा साहब, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ? तो 51, 45, 22 या 20, तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए ये क्या होगा, अनुच्छेद 45, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि DPEP जो हमारे अनुच्छेद 36 से 51 है, नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, उसमें बात की गई है आर्टिकल 45 में भारतीय संविधान के कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा वह अपने बालकों 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। और अभी वर्तमान में जैसे कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, तो उससे संबंधित भी हमारे भारतीय संविधान में पहले से ही एक आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वर्तमान को देखते हुए करंट अफेयर्स के तहत आप जब ने पढ़ा होगा नीति निर्देशक तत्व में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में आर्टिकल 44, तो आर्टिकल 44 में यह कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन के तहत कि प्रत्येक राज्य यह प्रयास करेगा कि वह अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये राज्य को नीति निर्देशक तत्व थे। तो आर्टिकल 44 का संबंध किससे है? तो UCC से है, इसको आप ध्यान में रखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 56, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्मिलित किया गया? देखिए बार बार वही आ रहा है प्रश्न, अभी इस बार पूछ लिया गया है कि तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं सब। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए साहब, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। कौन सा कथन आपसे सही नहीं है पूछा है, तो ये कथन अपने आप में सही है, ठीक है, अपने आप में कथन सही है। हाँ, बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है, यह भी अपने आप में सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को, यहां पर क्या है, उम्र को आप इसको उम्र समझ लीजिएगा, ठीक है, उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन तो सही है, ठीक है, ये कथन अपने आप में क्या है, सही है। फिर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकता है, ठीक है, अपनी उम्र के अनुसार, लेकिन उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकता है लिखा है ना, लेकिन वो कहां तक है, केवल 1 से 8 तक है, ठीक है। अपनी उम्र के अनुसार प्रवेश तो ले सकता है, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक, 10th में थोड़ा ले लेगा, 11th में थोड़ा ले लेगा, विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी चालाकी से प्रश्न पूछा है स्कूल में। वो जो अपनी उम्र के अनुसार प्रवेश ले सकते हैं, कक्षा 1 से 8 तक ले सकते हैं यदि वो उसके योग्य है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि किसी बच्चे की उम्र 9 वर्ष है, वो विद्यालय गया ही नहीं, लेकिन उसने घर में पढ़ाई इतनी कर रखी है कि उसको आता है। जैसे 9 में बच्चा कौन सी क्लास में चलेगा, 4 में ना, कक्षा 6 में 1 में, कक्षा 7 में 2 में, कक्षा 8 में 3 में, 6 वर्ष में कक्षा 1 में, 7 वर्ष में कक्षा 2 में, 8 वर्ष में कक्षा 3 में, 9 वर्ष में कक्षा 4 में। तो ऐसे तो ले सकता है, डायरेक्ट क्लास 4th में एडमिशन ले सकता है कोई 9 साल का बच्चा, लेकिन स्कूल में प्रवेश ले सकता है, ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर कहें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है, यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, समता और समानता, सुरक्षा सुनिश्चित करना, विविध जरूरतों को पूरा करना। अब तो खैर कक्षा 1 से 8 तक की तो पूरी निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन छात्राओं को जो होता है शिक्षण शुल्क नहीं पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा, जनरली ये चीजें समता और समानता के अंतर्गत आती है। देखिएगा, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये आप सभी को पता है, समवर्ती सूची का विषय है साहब। नेक्स्ट है
आरटी 2009 के अनुसार बालक को टीसी यानी कि उसका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम कहते हैं, कितने दिन में या कितने दिन की समय सीमा में देनी पड़ती है। तो ये भी हमने अपने डिटेल लेक्चर में आपको बताया था कि टीसी देने से एक तो मना नहीं कर सकते हैं और कितने दिन में उसको टीसी प्रदान करनी होती है, मैक्सिमम कितना समय दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है साहब 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 7 डेज में। तो यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएंगे कि कितने दिन में छात्र को टीसी देनी होगी। तो साहब प्रश्न का सही उत्तर है विद इन 7 डेज, 7 दिन में। ठीक है, तो आज के इस इंपोर्टेंट सेशन में हमने आरटी एक्ट पर कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हल किया है जो परीक्षा उपयोगी हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। आप सभी लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार मेहनत करते रहें। थैंक यू।